गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में टॉपिक फोर्थ जो कि आपका मांग के नियम है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में मांग वक्र बनाया विथ सारणी, मांग अनुसूची के साथ में मांग वक्र आपको बताया गया था। मांग वक्र में मैंने आपको ये बताया कि मांग और कीमत इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी अगर कीमत ज़्यादा होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा कम होगी और कीमत अगर कम होगी तो मांगी जाने वाली मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक वाक्यांश बताया गया था, उस वाक्यांश के अंतर्गत अन्य बातों के समान रहने पर, यानी अन्य बातों के समान रहने पर ही मांग का नियम लागू होता है। अन्य बातों के समान रहने की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको उपभोक्ता की आमदनी को स्थिर माना गया था, उपभोक्ता की पसंद और रुचि को स्थिर माना गया, साथ में संबंधित वस्तुओं की कीमतों की अगर हम बात करते हैं तो वो भी स्थिर है और भविष्य में कीमतों की प्रत्याशाओं की बात की जाती है तो उनको भी स्थिर माना जाता है, तभी आपका मांग का नियम लागू होता है। और इसके अंतर्गत मांग वक्र बनाया गया था कि मांग वक्र जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है। इसके आगे चर्चा कर रहे थे कि अधिकांश मांग वक्र नीचे दाहिनी ओर क्यों झुकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो मांग वक्र बनाया जाता है ये आपका मांग वक्र बनाने पे देखो ये है एक्स एक्स, ये आपका 0 हो गया और ये हो गया आपका वाई एक्स। इसमें मैंने आपको ये ऐसे डीडी वक्र बना के बताया था। ये डीडी वक्र आपको कैसे दिख रहा है, ये डीडी वक्र ऊपर से नीचे की ओर दाहिनी तरफ झुकता हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अधिकांश मांग वक्र नीचे दाहिनी ओर क्यों झुकते हैं। इसके बारे में चर्चा चल रही थी पिछली क्लास में। यहाँ पर देखो वस्तु की मांग आएगी, जब आप मांग वक्र बना रहे हो तो मांग ही आएगी, इसमें पूर्ति नहीं आएगी। और यहाँ पर वस्तु की क्या आ जाएगी, कीमत आ जाएगी। जब वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो मांग कम होगी और जब वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग ज्यादा होती है, इसलिए मांग वक्र नीचे आता है। इसके अंतर्गत मांग वक्र के नीचे आने में बात की थी अपन ने पिछली क्लास में। जो फर्स्ट पॉइंट था वो था प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता को अर्थव्यवस्था में विवेकशील माना गया है। क्यों? क्योंकि वो सीमित आय को इस प्रकार से खर्च करता है ताकि उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। इसके संदर्भ में स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण लिया गया था। एक वस्तु की कीमत को स्थिर रखा जाता है और जो दूसरी वस्तु है जो कि उसकी स्थानापन्न वस्तु है उसकी कीमत में कमी कर दी जाती है, तो जो दूसरी वस्तु जिसको कीमत को स्थिर रखा जाता है उसके ग्राहक भी दूसरी तरफ चले जाते हैं, जिससे कम कीमत पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मांग वक्र जो है ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकता है। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए सेकंड जो कारण है वो है आपका आय प्रभाव। छोटे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। क्या आएगा, आय प्रभाव। आय प्रभाव के कारण भी, आय प्रभाव के कारण भी जो है मांग वक्र नीचे दाहिनी ओर झुकता है। अब देखिए आय प्रभाव होता क्या है, एक वस्तु की कीमत के घटने से, जब वस्तु की कीमत क्या हो गई, कम हो गई, तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। मान लो, ये मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बताऊंगी, आप कोई वस्तु यूज कर रहे थे, उसकी कीमत अब कम हो गई तो आपकी आय बढ़ जाएगी। या तो आप उस वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीद सकते हो या जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बच गया है उससे आप कोई दूसरी वस्तु खरीद सकते हो। यानी कीमतों में वस्तु जो भी उपभोक्ता जो भी वस्तु यूज कर रहा है, अगर उसकी कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, जिससे वह इस वस्तु की या अन्य वस्तुओं की अधिक मात्रा, पहले से अधिक मात्रा खरीद सकता है
या खरीदने की स्थिति में आ जाता है। इसे ही आय प्रभाव कहकर पुकारते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? आय प्रभाव। मान लीजिए एक व्यक्ति 32 रुपए प्रति किलो के भाव से, एग्जाम्पल बता रही हूँ, आय प्रभाव मैंने आपको बोल के बता दिया है, मैं आपको नोट्स भेजूंगी, उससे आप जो है नोट कर सकते हैं कि वस्तुओं की कीमतों के घटने से उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है, जिससे उपभोक्ता उस वस्तु की पहले से अधिक मात्रा खरीद सकता है या वो दूसरी वस्तुएं खरीद सकता है। इसे ही आय प्रभाव कहा जाता है। इसको अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। मान लीजिए उपभोक्ता जो है चीनी खरीद रहा था, चीनी खरीदते हैं, हर व्यक्ति खरीदता है। चीनी की कीमत कितनी है? 32 रुपए, 32 रुपए पर केजी, 1 किलो के 32 रुपए हैं और वह 10 किलो चीनी खरीदता है, 10 केजी खरीदता है, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 320 रुपए देने पड़ेंगे। अब मान लो चीनी की कीमत गिरकर कितनी हो जाती है? 30 रुपए हो जाती है। चीनी की कीमत गिरकर कितनी हो जाती है? 30 रुपए। तो उपभोक्ता जो है 30 रुपए कीमत कम हुई तो वो चीनी की या तो अधिक मात्रा ले सकता है या मान लो 10 किलो ही खरीदता है तो उसे अब कितने रुपए देने पड़ेंगे? 300 रुपए देने पड़ेंगे। उपभोक्ता की वास्तविक आय कितनी बढ़ गई? 20 रुपए बढ़ गई। इस 20 रुपए से अगर उसे चाहिए तो वो चीनी ज्यादा मात्रा में खरीद सकता है या वो और वस्तु भी खरीद सकता है। इस प्रकार शेष अन्य वस्तुओं पर वो पैसा खर्च कर सकता है। ये आपका आय प्रभाव कहलाता है। छोटा क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है कई बार, प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहते हैं, आय प्रभाव किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए तो आय प्रभाव क्या होता है। इसके बाद इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव की बात करते हैं। तो कीमत के घटने से मांग की मात्रा को बढ़ाने में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों एक ही दिशा में काम करते हैं कि कीमत घटी, प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या होगा? कीमत घटी, ये x वस्तु थी, ये y वस्तु थी, यहाँ पर x वस्तु की कीमत मान लो 100 रुपए थी और इसकी कीमत 120 रुपए थी। यहाँ पर हमने y वस्तु की कीमत को तो स्थिर रखा और x वस्तु की कीमत घटकर कितनी कर दी? 80 रुपए कर दी। तो अब y वस्तु के कस्टमर भी किधर जाएंगे? x वस्तु की तरफ जाएंगे, यानी जिस वस्तु की कीमत में कमी हुई है उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यह आपका प्रतिस्थापन प्रभाव है। और आय प्रभाव में भी देखो, उपभोक्ता की जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को या तो बढ़ा देता है या वो शेष वस्तुओं पर खर्च करता है। तो कुल मिला के बातें बता रही हूँ आपको कि प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों ही कीमत के घटने पर एक ही दिशा में काम करते हैं। आय प्रभाव प्राय प्रतिस्थापन प्रभाव को अधिक सक्रिय व अधिक प्रभावी बनाता है। कौन? आय प्रभाव प्राय प्रतिस्थापन प्रभाव को अधिक सक्रिय व अधिक प्रभावी बनाता है। लेकिन यह जो स्थिति होगी, यह स्थिति किसमें होगी? सामान्य वस्तुओं में। किसमें? सामान्य वस्तुएं। देखो वस्तुएं भी अलग अलग प्रकार की होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में नए लेसन में। अभी तो जो सामान्य जो नॉर्मल वस्तुएं होती है उसमें आप देखोगे कि कीमत घटेगी तो वस्तु की मांग बढ़ेगी। इस प्रकार आय प्रभाव जो है प्रतिस्थापन प्रभाव को अधिक सक्रिय व अधिक प्रभावी बनाता है। लेकिन ये सिर्फ लागू होगा आपका किसमें? सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में, जो कि नॉर्मल वस्तुएं होती हैं। अब बात आती है घटिया वस्तुओं की। घटिया वस्तुएं, देखो सामान्य वस्तुओं में तो क्या होगा? वस्तु की कीमत कम हुई, मांग बढ़ जाएगी, वस्तु की कीमत बढ़ी, मांग कम हो जाएगी। ठीक है। घटिया वस्तुओं की बात करते हैं तो
घटिया वस्तु में वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग भी कम हो जाती है। ये आपके घटिया वस्तुओं के संदर्भ में बात आती है। इसकी स्थिति में आय प्रभाव विपरीत दिशा में काम करने लगता है। वहां पर तो दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे थे, यहाँ पर आय प्रभाव विपरीत दिशा में अगर मान लो वस्तु की कीमत घट गई तो उपभोक्ता को वस्तुओं की मांग ज्यादा करनी चाहिए या कम करनी चाहिए? प्रतिस्थापन प्रभाव वहां पर सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में तो ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन घटिया वस्तुओं की बात करते हैं तो अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग कम करने लग जाते हैं। अर्थात कीमत के घटने पर आय प्रभाव मांग की मात्रा को बढ़ाने की बजाय क्या करता है? घटा देता है। ये आपके घटिया वस्तु के संदर्भ में आएगा। घटिया वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है उसके बारे में बताऊंगी। घटिया वस्तुओं की कीमत के कम हो जाने पर उपभोक्ता घटिया वस्तु से अच्छी वस्तु की तरफ जाने लगता है, जिसके कारण घटिया वस्तु की मांग कम हो जाती है। इस प्रकार घटिया वस्तु में आय प्रभाव तो ऋणात्मक होता है, लेकिन गिफिन वस्तु में भी उसके प्रतिस्थापन प्रभाव को मिटा देता है। सिर्फ आपको इतना जानना है, घटिया वस्तुओं में आय प्रभाव कैसा होता है? विपरीत दिशा में। विपरीत का मतलब होता है एक कीमत बढ़ रही है, मांग घट रही है, ये विपरीत दिशा हो गई, तो यहाँ पर आय प्रभाव कैसा होगा? ऋणात्मक। कीमत घटेगी, मांग भी घट जाएगी। इसको एक उदाहरण के द्वारा बताया जाएगा कि अगर देसी घी और डालडा घी की अगर अपन बात करते हैं, डालडा घी की कीमत अगर कम हो जाती है तो उपभोक्ता डालडा घी की मांग ज्यादा ना करके देसी घी की तरफ जाने लग जाएंगे। ये आपके घटिया वस्तुओं के अंतर्गत उदाहरण आता है। घटिया वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिसकी कीमत कम होने पर उसकी मांग भी कम हो जाती है। इस प्रकार घटिया वस्तुओं में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव तो कीमत के घटने पर मांग की मात्रा को बढ़ाने वाला ही होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव तो आपका यही कहेगा कि कीमत घटेगी तो उपभोक्ता जो है उस वस्तु की मांग को बढ़ा देता है। उसका प्रभाव कैसा होता है? उसका प्रभाव होता है मात्रा को बढ़ाने वाला ही। इस प्रकार वस्तुओं में जो है, सामान्य वस्तुओं में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों एक ही दिशा में काम करते हैं, और घटिया वस्तुओं के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं तो आय प्रभाव जो है ऋणात्मक या विपरीत दिशा में जाता है, और प्रतिस्थापन प्रभाव तो आपका वही मांग की मात्रा को बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार आय प्रभाव के कारण भी मांग वक्र जो है नीचे दाहिनी ओर झुकने वाला होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि एक और भी कौन से कारण हैं जिससे अधिकांश मांग वक्र नीचे दाहिनी ओर झुकने वाले होते हैं। इसके अंतर्गत नया पॉइंट जो है आपका वो कम कीमत पर नए क्रेता है। पहले आप इसको बना लीजिए, बाद में नया पॉइंट करते हैं। कम कीमत पर नए क्रेता। इस चित्र को तो बने रहने देंगे अपन, क्योंकि इसी का ही तो कारण पड़ रहा है अपन। तो नेक्स्ट है आपका नए या कम कीमत पर नए क्रेता। कम कीमत पर नए क्रेता। कम कीमत
ये सामान्य सी बात है कि जो उपभोक्ता बढ़ी हुई कीमत पर उस वस्तु को नहीं खरीद सकते थे, अब उस वस्तु को कम कीमत होने पर आराम से खरीद सकते हैं। यानी जब कीमत उसकी ज़्यादा थी तो उपभोक्ता उस वस्तु की तरफ देखते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि कीमत ज़्यादा है, ये तो हमारे बस की बात नहीं है, हम तो इसको खरीद नहीं सकते। लेकिन जैसे ही उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने लग जाते हैं, जिससे कीमत के कम होने पर वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है, और जब मांग की मात्रा बढ़ेगी, नए क्रेता बढ़ेंगे, तो मांग वक्र नीचे दाहिनी ओर की तरफ आ जाएगा। इस प्रकार कम कीमत पर नए क्रेता होने से मांग वक्र जो है आपका दाहिनी ओर झुकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उपभोक्ता अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए कीमत के घटने पर उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपभोक्ता संतुलन को बनाए रखने के लिए उपभोक्ता अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए उपभोक्ता अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए कम कीमत पर जब कीमत कम होगी तो क्या होगा, वस्तु की मात्रा ज्यादा होगी। कम कर बनाए रखने के लिए कीमत के घटने पर या कीमत के ऐसे करो इसको, कीमत के कम होने पर या घटने पर कीमत के घटने पर उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदते हैं। अधिक मात्रा खरीदते हैं। यह आपका मांग वक्र के नीचे दाहिनी ओर झुकने के कारणों के अंतर्गत आता है, जो कि फोर्थ स्थिति है कि उपभोक्ता अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए कीमत के घटने पर अगर किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदते हैं। सम सीमांत उपयोगिता नियम, जो कि पिछले टॉपिक में अपन ने किया था, उसके अंतर्गत उपभोक्ता की प्राप्त आय को या उपभोक्ता अपनी प्राप्त आय को इस प्रकार से खर्च करता है कि उसकी सभी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कैसी हो जाए, समान हो जाए, तभी उसे अधिकतम संतुष्टि मिलती थी। यह आपका समसीमांत उपयोगिता नियम था। तो यदि उपभोक्ता को अपनावे, उस स्थिति में मैंने आपको दो वस्तुओं के संदर्भ में बताया था और वहां पर अपन ने लिया था, याद होगा आपको, क्या लिया था, एक तो आप आम और आंवला और दूसरा लिया था चीनी और दूध। ये सारे उदाहरण लिए थे, याद करिए आप। इसके अंतर्गत उपभोक्ता को अपना व्यय दो वस्तुओं पर करना है, तो दो वस्तुएं ली थी ताकि आसानी से किया जा सके। संतुलन की स्थिति या अधिकतम संतुष्टि की स्थिति के
के लिए शर्त थी आपकी कौन सी, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर एम यू वाई अपॉन पी वाई। अब जब दो वस्तुएं लेंगे तो यहाँ पर मैंने दो का ही लिखा है, डैश 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 करके यहाँ प्लस करके एम यू एन अपॉन पी एन भी किया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एम यू एक्स क्या है, एम यू एक्स है एक्स वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, पी एक्स क्या है, एक्स वस्तु की कीमत, एम यू वाई क्या है, वाई वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, पी वाई क्या है, वाई वस्तु की कीमत। कहने का मतलब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एम यू वाई अपॉन पी वाई होगा, अर्थात एक्स की या एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता में उसकी कीमत का भाग देने पर जो परिणाम आएगा वो एम यू वाई वस्तु की उपयोगिता में वाई वस्तु की कीमत का भाग देने के परिणाम के बराबर आएगा। अब मान लीजिए एक्स वस्तु और वाई वस्तु के अंतर्गत एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाती है, एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो क्या होगा, एक्स वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीदी जाएगी और तब ज्यादा हो जाएगा आपका एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। यहाँ पर उपभोक्ता जो संतुलन में था वो किस में आ जाएगा, असंतुलन की स्थिति में आ जाता है। असंतुलन की स्थिति में क्यों, क्योंकि उपभोक्ता एक्स वस्तु की कीमत के कम होने पर वह एक्स वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीदेगा, ज्यादा पैसा एक्स वस्तु की तरफ लगाएगा, इससे एम यू एक्स की मात्रा ज्यादा हो जाएगी एम यू वाई की अपेक्षा। इसे असंतुलन को या इस असाम्य को पुनः ठीक करने के लिए या पुनः संतुलन की स्थिति में लाने के लिए उपभोक्ता को एक्स वस्तु का उपभोग बढ़ाना होगा, जिससे एम यू एक्स की मात्रा घटेगी, क्योंकि हम जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। और ऐसा उस समय तक किया जाएगा जब तक वापस एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एम यू वाई अपॉन पी वाई के बराबर नहीं हो जाता। इसलिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और समसीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने के कारण भी मांग का नियम क्रियाशील होता है। इन दोनों नियमों के लागू होने के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। ये आपके उपभोक्ता के संतुलन को बनाए रखने के लिए, यानी मांग के नियम में जो आपका मांग वक्र ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसके अंतर्गत संतुलन उपभोक्ता के संतुलन का बनाए रखने की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसको आप इक्वेशन को लिख लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए। इन चार कारणों से अधिकांश मांग वक्र जो है नीचे दाहिनी ओर झुकते हैं। इसका डायग्राम बना लीजिए और इस इक्वेशन को लिख लीजिए। मांग वक्रों के नीचे दाहिनी ओर झुकने के बाद बात करेंगे मांग के नियम के अपवाद की। मांग के नियम के अपवादों की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर मांग वक्र या मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसके बारे में। तो हेडिंग डालिए आप मांग के नियम के अपवाद।
मांग के नियम के अपवादों के अंतर्गत एक ही सच्चा अपवाद होता है। ऐसे तो अपन बहुत सारे अपवाद पढ़ेंगे, लेकिन एक अपवाद जो है वो सच्चा अपवाद है, जो लगता है कि वो वास्तव में मांग के नियमों के अपवाद की श्रेणी में आना चाहिए। तो एक सच्चा अपवाद जो है वो है गिफेन वस्तुएं। क्या है? गिफेन। क्वेश्चन आता है कई बार, गिफेन वस्तुएं क्या होती है? गिफेन वस्तुओं का पाया जाना। जहां पर गिफेन वस्तुएं पाई जाती है वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? गिफेन वस्तुएं वह घटिया वस्तुएं होती है जिसमें ऋणात्मक आय प्रभाव उसके प्रतिस्थापन प्रभाव को मिटा देता है। इसमें लिख लीजिए, गिफेन वस्तुएं वह घटिया वस्तुएं होती है, मैं लिख देती हूँ, गिफेन वस्तुएं वे घटिया वस्तुएं होती है। गिफेन वस्तुएं वह घटिया या निम्न स्तरीय वस्तुएं होती है जिसमें ऋणात्मक आय प्रभाव, जिसमें ऋणात्मक आय प्रभाव, दो प्रभाव पढ़े थे, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। तो ऋणात्मक आय प्रभाव उसके प्रतिस्थापन प्रभाव को, उसके प्रतिस्थापन प्रभाव को मिटा देता है। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या था? कीमत कम होने पर एक वस्तु की कीमत को स्थिर रखकर दूसरी वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है तो उपभोक्ता दूसरी वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीदने लग जाते हैं। तो इसको मिटा देता है, जिससे कीमत के घटने पर भी वस्तु की मांग की मात्रा घट जाती है, जिससे कीमत के घटने पर भी मांग की मात्रा घट जाती है, जबकि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या कहता है? प्रतिस्थापन प्रभाव कहता है कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है। और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है। कीमत घटी, मांग कम हो गई, कीमत बढ़ी, मांग बढ़ गई। ऐसी स्थिति तब जब पाई जाती है तो वो आपकी गिफेन वस्तुएं कहलाती है। इस प्रकार गिफेन वस्तुओं में आप जो है ये लिख सकते हो, और साथ में यहाँ पर उदाहरण दे सकते हो किसका? डालडा घी का, मोटे अनाजों का, डालडा घी, मोटे अनाज आदि। ये ऐसी घटिया वस्तुएं होती है जिनकी कीमत कम होने पर मांग कम होती है, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, और उपभोक्ता कीमत के कम होने पर उपभोक्ता दूसरी वस्तु की तरफ जाने लगते हैं। डालडा घी की जगह देसी घी खाने लग जाएंगे और इसकी मांग कम मात्रा में करने लग जाएंगे, और मोटे अनाजों की जगह गेहूं वगैरह यूज
करने लग जाते हैं। तो गिवन वस्तुओं का जो है ये अपवाद माना जाता है। गिवन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसके अलावा और भी अपवाद हैं, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा की जाएगी। आज इतना ही।